भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पाटिल साहब, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 साल सत्ता में पूरे कर लिए केंद्र की सरकार में, और इस 12 साल में आपको क्या ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं जो आपको लगता है कि देश सच में बदला है? देखो, पहले जब 12 साल पहले देश की हालत क्या थी, आतंकवादी आकर कहीं पर भी बॉम्ब फोड़ के जाते थे, निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती थी, कहीं भी आतंकवादी उधामा करते थे। आज आतंकवाद से देश को मुक्त करके देश को सुरक्षित कर दिया। कई राज्यों में नक्सलाइट उनका जोर था, उन्होंने भी एक बर्बरता के साथ कई लोगों की जान ली, कई हत्या उनके नाम पर है। एक तारीख तय करके कि इस तारीख तक हम उसको नक्सलाइट से मुक्ति दिला देंगे, ये कोई पॉलिटिकल नेता कभी आज तक बोला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वो करके दिखा दिया। दूसरी बात है ग्रोथ की। युवाओं को जो असंतोष था, तो सबको नौकरी मिल जाए उसकी बात नहीं है, वो संभव भी नहीं है। इसीलिए उनको प्रोत्साहित किया, उनको आर्थिक मदद दी। उनके अंदर अगर टैलेंट है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनको एक मंत्र भी दिया, तो नौकरी के बजाय, नौकरी लेने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनो। और उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया। करोड़ों लोगों ने अपने नए नए टैलेंट के साथ, नई नई सोच के साथ उन्होंने प्रयोग किए, और उसमें सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो सपोर्ट किया, उससे युवाओं को भी बहुत सी रोजगारी भी मिली। उन्होंने रोजगारी की तक खड़ी करे, दूसरों को भी उसके अंदर रोजगारी दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग उसके अंदर भी रहा। दूसरा, जो सभी लोगों को, जैसे 30 साल पहले से कांग्रेस ने कई प्रोजेक्ट बनाए, उसने खातमुहूर्त किया और छोड़ दिया। इलेक्शन के टाइम में अगर कोई क्षेत्र में कोई डिमांड करते थे, वो हाँ कर देते थे, और उनको खुश करने के लिए खातमुहूर्त करके छोड़ देते थे, प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता था। पहले ही 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये सभी 30 साल से जो पेंडिंग थे, वो सभी प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप रेलवे देखिए, पहले सबसे दुखद अगर कोई प्रवास था तो रेलवे था। आज रेलवे अंदर इतनी सुविधा है कि लोग प्लेन के बजाय ट्रेन में जाना पसंद करते हैं। इस तरह की जो उनको सुविधा उन्होंने वहाँ पर कर दी। गंदगी से रेलवे को भी मुक्त कर दिया। जो पहले वंदे भारत आई, मेट्रो ट्रेन आई, और अभी तो बुलेट ट्रेन भी कुछ ही समय में वो भी शुरू हो जाएगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सूरत से बिलीमोरा तक का जो पहला ट्रायल लेने वाले हैं, वो तो बिल्कुल रेडी हो गया है, और बॉम्बे तक भी आगे ले जाने की इनकी कोशिश अभी वो चल रही है। तो इस तरह से रेलवे की सुविधा, जो उन्होंने अलग अलग जगह पर जो एयरपोर्ट बनाए, उसके अंदर कनेक्टिविटी बढ़ी। पूर्वोत्तर के राज्यों में जाना बहुत मुश्किल था, कई घंटों लग जाते थे, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती थी। वहाँ पर भी उन्होंने एयरपोर्ट बनाकर एक कनेक्टिविटी बढ़ा दी। आज ग्रोथ करना है तो टाइम अगर हम ट्रैवलिंग में ही खर्च कर देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसके अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा वो काम भी किया। कई जो इंडस्ट्री है जो बंद पड़ी हुई थी, जो खातर बनाते हैं, यानी खेतों में डालने के लिए यूरिया वगैरह जो बनाते हैं, वो फैक्ट्रियाँ बंद थी, वो सबको चालू किया। जो चालू थी उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में भी वो सफल रहे। तो लोगों की जो आवश्यकता है, पैसा तो सब्सिडी सरकार देती थी, मगर उसकी आवश्यकता ख़त्म नहीं होती थी, यानी पूरी नहीं होती थी। आज उन्होंने उसके अंदर भी बहुत बड़ा काम किया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम नहीं किया। जैसे हम देखेंगे, पानी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 4000 BCM की बारिश होती है, हमारी आवश्यकता सिर्फ 1120 BCM की है, मगर पानी का नियोजन नहीं होने के कारण आपको पूरा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। 6500 डैम होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। उन्होंने जो अटल जी की बात थी रिवर लिंकिंग की, वो गुजरात में मुख्यमंत्री होने के समय ही उन्होंने नर्मदा से साबरमती, साबरमती से कच्छ तक इतनी नदियाँ और तालाब आए, डैम आए, वो सबको पानी से भर दिया। तो रिवर लिंकिंग का पहला काम उन्होंने वहाँ पर किया। केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वो नदी जोड़ का कार्यक्रम किया, 44,000 करोड़ का सैंक्शन किया, और ये 2030 तक वो ख़त्म हो जाएगा।
जो पीकेसी राजस्थान को पानी की आवश्यकता थी, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी एमओयू कर दिया। वो भी करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो प्रोजेक्ट है वो भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो राजस्थान में आज पानी की किल्लत है, और आने वाले दिनों में पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरह का काम वहाँ पर भी हुआ। जो नल से जल महिलाएं दूर तक पानी के लिए जाती थी, 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए रोज़ जाती थी। उनके 5.5 करोड़ घंटे रोज़ उस पर खर्च हो जाते थे। बोझ उठा के आना पड़ता था, पानी की क्वालिटी जो भी आती थी उसको लेना पड़ता था। आज आप देखिए कि नल से जल से क्वालिटी का पानी अपने घर में उनको मिलता है, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 9 करोड़ बहनों को या 9 करोड़ कुटुंब को उन्होंने पानी की किल्लत से दूर कर दिया। सर मैं आऊँगा, जल से जल पे भी आऊँगा, लेकिन मेरा एक सवाल और है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने सारे काम बताए हैं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, लेकिन उसके बावजूद जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जैसे नेता जब आरोप लगाते हैं कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, देश की इकोनॉमी खत्म हो रही, कैसा लगता है सर? देखिए, विरोध पक्ष का काम है विरोध करना, और मुझे लगता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर राहुल गांधी को कोई भी लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। उनके पार्टी के लोग भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके लिए उनके बारे में कुछ कहना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। मगर इतना ज़रूर मानता हूँ कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो इसके ऊपर सोच रखते हैं, वो जो लाभार्थी है, आप उनको पूछिए कि उनको क्या लाभ मिला। आज कोई पहले बीमार होता था, उसको अगर कोई ऑपरेशन करना था तो पैसे नहीं थे, वो घर में बताते नहीं थे क्योंकि बेटा कर्जदार हो जाएगा, खर्च करना पड़ेगा। आज उन्होंने कहा था कि इन सबके लिए मैं उनका बेटा हूँ। ऐसा करके जो आयुष्मान योजना आई, जो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी योजना है, और उसके कारण लोगों को अगर कुछ ऑपरेशन भी करना है 5 लाख तक का खर्च वो सरकार दे रही है। ये सुविधा पहले कहीं नहीं थी। लोग पैसा नहीं होने के कारण बहुत जल्दी वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। आज उतना बड़ा काम हुआ। बहनों के लिए गैस का कनेक्शन नहीं था, सभी के घर में गैस का कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया, वो भी फ्री में दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हुई हैं। जब हर घर में जल आ जाए, हर घर में नल लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये योजना जब आप लोगों के मंत्रालय से शुरू की, क्या सोच रही होगी प्रधानमंत्री जी के मन में? मैंने कहा ना कि उन्होंने बहनों के लिए बहुत से बदलाव भी किए, बहुत सी योजना गुजरात में थी जब भी की थी, अभी की है। और उसी के कारण ये महिलाओं को 9 करोड़ महिला अगर पानी के लिए रोज़ इधर उधर भटक रही है, उसके घर में पानी आना चाहिए। क्योंकि बाहर जाती है, उनके सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आता था, पानी का क्वालिटी का भी प्रॉब्लम आता था, उससे बीमारियां बढ़ती थी। मैं जो कह रहा हूँ 9 करोड़ का, वो WHO का रिपोर्ट है कि 9 करोड़ महिलाओं को इसमें से मुक्ति मिली है। 5.5 करोड़ घंटे उनके जो बचे हैं वो भी WHO का रिपोर्ट कहता है। और दूसरा रिपोर्ट ये कहता है कि इसके कारण जो आरोग्य के लिए जो गंदा पानी आता था, उसके कारण करीब 8.4 लाख करोड़ लोगों जो दवा में खर्च करते थे, ये भी बचे हैं। उसी के साथ अब स्वच्छता की बात को देखो, करीब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बना। हम विकसित भारत की बात करेंगे, अगर किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, किसी के घर में नल से जल नहीं आ रहा है, तो विकसित भारत कैसे बनेगा? किससे आप विकसित भारत कहोगे? ये तो प्राइमरी सुविधा है, ये तो लोगों का अधिकार है, वो करना चाहिए। और जो गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो स्वतंत्रता के साथ उनके स्वच्छता का भी आग्रह था। स्वतंत्रता तो हमें मिली, स्वच्छता में हम पीछे रह गए। वो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2014 से शुरू किया और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट दिया। 60 करोड़ लोगों की आदत उस पर बदल गई कि जो बाहर शौच के लिए जाते थे और टॉयलेट यूज़ करने लग गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सोच के साथ ही हुआ है। सर, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी का जल समझौता रद्द किया, सिंधु नदी का पानी रोकने की भारत ने कोशिश की। क्या आपको लगता है कि भारत से जो भी नदियां और भी जा रही पाकिस्तान, उनका भी भारत को पानी रोकना चाहिए, रोकेगा भारत? देखो, अभी इस बारे में बहुत बात करना उचित नहीं है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारी नदी है, हमारा पानी है। हम हमारे घर के बच्चे अगर बिना पानी से रहेंगे और दूसरा उसका पानी का वो यूज़ कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसीलिए ये जो अभी जो काम हुआ है, जो ट्रीटी कैंसिल हुई है, एबेंस में रख दिया गया है,
उसके कारण जो पानी मिलेगा तो हमारे कई राज्यों की जो प्यास है वो पानी की प्यास बुझ जाएगी। क्या सिंधु नदी का पानी दूसरे राज्यों में आएगा जैसा आप बता रहे हैं? सिंधु नदी का पानी पंजाब में आएगा, हरियाणा में आएगा, दिल्ली में आएगा, राजस्थान भी जाएगा, हर जगह उसका पानी मिलेगा। सर, आपके मंत्रालय ने काफी योजनाएं चलाई हैं, कई सारी नदियों के शुद्धिकरण का भी काम चल रहा है। क्या गंगा नदी के शुद्धिकरण का काम आगे बढ़ा है सर? देखिए, गंगा नदी के ऊपर 211 एसटीपी बने हुए हैं। अभी भी कई नाले उसके अंदर जा रहे हैं। कानपुर एक ऐसा सिटी था कि हर बार जब नाला उसको टैप करते थे तो नए नाले आ जाते थे। हमने 5 राज्यों से जाने वाली गंगा नदी के ऊपर ड्रोन से सर्वे कराया और अभी कितने नाले हैं उसको पहले देखे हैं और उसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। एक दूसरे नाले को जोड़ के वहाँ एसटीपी बना सकते हैं क्या, उसको कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं क्या, उसके बाद हम पूरा एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और हम आने वाले दिनों में अभी जो पानी है शायद पीने जैसा नहीं हुआ और पीने जैसा हो जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबका सहकार भी चाहिए। हम किनारे के बसे गाँव को उनको भी एजुकेट कर रहे हैं कि नदी में कोई कचरा न जाए, उसके लिए भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो भी काम उसके ऊपर हो रहा है। मुझे विश्वास है कि माँ गंगा सबका एक उसके अंदर आस्था है और गंगा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरह से ये योजना बनाई है तो ज़रूर वो शुद्ध हो जाएगी। सर, यमुना नदी के बारे में हम बात करें, क्योंकि दिल्ली सरकार की दिल्ली की पूरी लाइफलाइन कही जाती थी यमुना नदी, लेकिन उसका भी बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने हाथ में लिया है। कितना काम हो गया और कहाँ कहाँ काम आपको लगता है कि होना बाकी है और कब तक हो जाएगा? देखिए, यमुना हरियाणा से होकर आती है, दिल्ली होकर वो जाती है आगे। तो दिल्ली के आने के पहले वो इतनी गंदी हो जाती है, उसके अंदर पोल्यूशन इतना आ जाता है कि पानी पीना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अभी जो योजना बनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने, ये योजना बनी है कि उसको समयबद्ध रीति से उसको पूरा करना है। और इसके लिए अमित भाई ने करीब कई बार उन्होंने मीटिंग के शाह साहब ने उसके अंदर, और वहाँ पर जो काम का बंटवारा हुआ, हमारे मंत्रालय के पास 45 काम आए थे, कुछ दिल्ली स्टेट के पास आए, कुछ हरियाणा के पास आए। हमारे पास जो 45 काम थे उसमें से हमने 43 काम को चालू कर दिया। जो हमें करना था वो हमने काम शुरू कर दिया है। 2 जो काम बाकी अभी स्टार्ट नहीं हुए वो भी हम तो समय पे कर देंगे। उसी के तहत स्टेट भी अपना काम कर रहा है, दिल्ली भी और हरियाणा भी कर रहा है। हम अलग अलग योजना बना के उसको कैसे इस पर से निपटारा हो पाए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके अंदर रिजल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि मोदी साहब के निर्देश भी है। अमित भाई शाह साहब उसके लिए पूरा टाइम देकर उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सर, इस साल जो मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की वो ये की है कि इस साल एवरेज से कम बारिश होगी। तो आपको लगता है कि कहीं पानी का संकट नहीं होगा, पर्याप्त पानी रहेगा? नहीं, जो डैम बने हुए हैं पहले से उसके अंदर जो पानी भरेगा तो जो है, और उसके अंदर जो नया पानी आएगा तो इस साल में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा का जो है, जो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पीएम साहब ने प्रोजेक्ट कहा था उसके अंदर हमने 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो डैम होता है, डैम से कैनाल निकलती है, कैनाल के अगल बगल के जो किसान होते हैं उनको तो पानी मिल जाता है, मगर जो दूर दरार बैठे हैं उनको नहीं मिलता। तो गांव में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो उसकी वजह से वहाँ के गांव में उसके कुएँ और बोर उसके अंदर पानी रिचार्ज हो गया, उसका लेवल ऊपर आ गया है। खेतों में करवाया तो उसका खेतों में भी जो बोर है उसका भी लेवल ऊपर आ गया है। और 1,55,00,000 ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, क्योंकि जब लास्ट ईयर 27.5 लाख स्ट्रक्चर बने थे, जब 2.4 BCM पानी वहाँ सेव हुआ था, पानी गया था। अब जब उससे 8 गुना जो हुआ है, 6 गुना जो हुआ है, तो हमें विश्वास है कि करीब हम 10-12 BCM इस बार पानी उतार देंगे। तो ये पानी फिर जब भी यूज़ करना है उसके अंदर उसका फ़ायदा होगा। क्या ये योजना सर, जो कई सारे देश में पुराने कुएं हैं, पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने तालाब हैं जो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे, आपको लगता है कि उनको भी काम करना चाहिए, उस पर भी लागू होगी ये चीज़ें? नहीं, हम जहाँ जहाँ हमें ध्यान में आते हैं वहाँ कहते हैं कि भाई जो जूने कुएँ हैं उसको रिचार्ज करो। जैसे सूरत में यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उसके अंदर बहुत बड़े जो उनका एरिया है उसके अंदर कई कुएँ बंद पड़े थे,
कई बोर बंद पड़े थे। उन्होंने सामने से आकर हमको कहा और हमने उसको हाथ पे ले लिया काम। ऐसे जैसे हमारे एक एमएलए है प्रवीण, वो बनासकाठा से, उन्होंने करीब 3-4 हज़ार कुएँ रिचार्ज कर दिए। तो लोग जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पर काम कर रहे हैं। उससे गुजरात में और गुजरात बाहर भी, आज मान लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कैचर इनका जो प्रोग्राम है उसके अंदर सबसे टॉप पर इस साल में आंध्र है, 17 लाख के करीब हो गया है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे राजस्थान है। तो इस तरह से जो काम हो रहा है इससे पानी की तकलीफ कम हो जाएगी। एक सवाल सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के, सूरत क्लीन सिटी बन चुका है, यहाँ पर कई सोलर पे आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कई सारे अस्पतालों में लोग बताते हैं कि यहाँ पर आपकी मदद से लोगों को दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, आपकी मदद से लोगों को भोजन भी मुफ्त मिल जाता है, उन तक भोजन पहुँच जाता है। नहीं, हमने एक प्रयोग किया कि मेरा जो क्षेत्र जो है सूरत में 4 विधानसभा है, 3 विधानसभा नवसारी में है, और वहाँ से जब लोग यहाँ आते हैं तो करीब 30 से 60 किलोमीटर का उनको डिस्टेंस है। तो यहाँ उनके पास अगर व्यवस्था नहीं है, कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको कोई कुछ खाने के लिए अलग से डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, या उनके साथ आने वाले भी लोग हैं तो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो ये व्यवस्था हमने कर दी कि आप बता दो कितने लोग हैं, हम वहाँ टिफ़िन पहुँचा देंगे। तो ये व्यवस्था हमने की है कि जिससे कि तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, तो उसके लिए तो करना ही है। जैसे गुजरात से भी कोई दिल्ली आता है तो हमारे यहाँ आता है, वो कोई खाने पीना नहीं जाता, ये व्यवस्था तो होनी भी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, आपके ठीक पीछे ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये वो तस्वीर है जब 156 विधायक आपके नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में बनाया। आप फिर से अगले साल गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी बीजेपी? अगली बार 182 हो जाएंगे। अगली बार 182 में से 182 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे सीआर पाटिल साहब, जिनका कहना है कि पिछली बार का रिकॉर्ड बीजेपी अगले साल फिर तोड़ देगी। 156 का रिकॉर्ड तोड़ करके 180 के ऊपर विधायक बीजेपी बनाएगी गुजरात के चुनाव में, ये कहना सीआर पाटिल साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए सीआर पाटिल साहब, कैमरा मैन कुछ के साथ संजय शर्मा, इंडिया।